नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मैं बीते 4 दिन बंगाल में था और बंगाल की राजनीति उफान पर है, लेकिन कल बंगाल और असम में दूसरे चरण की महत्वपूर्ण वोटिंग होनी है। देश के 4 राज्यों में और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बड़े चुनाव है, यानी विधानसभा चुनाव है। लेकिन इससे पहले जोरदार जुबानी तीर चल रहे हैं। बीजेपी ममता बनर्जी को महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चौतरफा घेर रही है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, जेपी नड्डा तक, सभी ने आज ममता बनर्जी से बीजेपी कार्यकर्ता की 85 वर्षीय मां शोभा मुजुमदार की मौत पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के एक रैली में कहा कि शोभा मुजुमदार को सिर्फ इसलिए मार डाला गया क्योंकि उनकी विचारधारा अलग थी। अमित शाह ने नंदीग्राम में एक महिला के साथ रेप की वारदात पर भी तीखा हमला किया। जवाब में ममता बनर्जी बीजेपी को यूपी बिहार के हालात याद दिला रही है। उधर बंगाल की सबसे हॉट सीट यानी नंदीग्राम पर सियासी दांव पेच जोरों पर है। बीजेपी हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर जोरदार ताल ठोक रही है। जय श्री राम के जय घोष के बीच अमित शाह ने आज शुवेंदु अधिकारी के लिए रोड शो किया। सवाल है कि क्या नंदीग्राम से ही बंगाल की सियासत का रोड मैप तय होने वाला है, जिसका राउंड कल है, क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि नंदीग्राम में दीदी की हार से ही असल परिवर्तन होगा, जबकि दीदी जनता से बीजेपी को दफनाने की अपील कर रही हैं। तो इसी डिबेट में होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार नंदीग्राम का रण, जय श्री राम का बीजेपी का प्रण। आज का आर पार इसी पर। टीएमसी और बीजेपी ने नंदीग्राम की सबसे हॉट सीट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ममता बनर्जी ने टोपी पहनकर व्हीलचेयर से रोड शो किया, तो शुवेंदु अधिकारी के लिए खुद अमित शाह ने मैदान में ताल ठोक दी। ममता बनर्जी ने जनता से बीजेपी को दफनाने की अपील की, तो अमित शाह ने कहा दीदी घबरा गई हैं, इसलिए नंदीग्राम में डेरा जमा लिया। फिर से एक बार नंदीग्राम बंगाल का भविष्य बदलने जा रहा है। नंदीग्राम की जनता मानती है एक ही सीट पर परिवर्तन करने से बंगाल में परिवर्तन हो जाएगा। राजनैतिक भावे बीजेपी के এই মাটিতে ভালো করে কবর দেবেন, ভালো করে কবর দেবেন, ভালো করে কবর দেবেন। इस बीच महिला सुरक्षा को लेकर भी अमित शाह ने फिर ममता बनर्जी को घेरा। कहा दीदी की करनी और कथनी में अंतर है। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं, तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या होगा? कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की एक वृद्ध मां को पीट कर मारा जाता है। कल उनकी भी मजमूदार माई की कल मृत्यु हो गई। ट्वीट कर बोलছেন बंगाल का क्या हाल है, तुम्हारा यूपी का क्या हाल है, बोलो हाथरस का क्या है, दिल्ली का क्या है, राजस्थान का क्या है। তখন কি অমিত শাহ মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না ঠুটো জগন্নাথের মতো ফুটকা হয়ে বসে থাকে? Yesterday in West Bengal, an elderly lady, Shobha Mujumdar, lost her life. A few weeks ago, we all saw with horror how goons belong to TMC brutally attack her just because her ideology was different. बीजेपी खुलकर बंगाल और खास तौर पर नंदीग्राम में हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी को रोड शो के दौरान आज फिर जय श्री राम के नारों का सामना करना पड़ा। हालांकि आज उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
मां मानुष माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे। इतने प्रचंड मार्जिन से श्री शुभेंदु अधिकारी को जिताइए। তুমি নন্দীগ্রামের লোককে বিশ্বাস করো না, তাই বিহার থেকে লোক নিয়ে আসছো। তুমি নন্দীগ্রামের লোককে বিশ্বাস করো না, তুমি নিয়ে আসছো উত্তরপ্রদেশের গুন্ডা। তুমি নন্দীগ্রামের লোককে বিশ্বাস করো না, তুমি বাইরের গুন্ডা নিয়ে আসছো। क्या नंदीग्राम में हार और जीत ही बंगाल के भविष्य का फैसला करेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार। और अब विश्लेषण, नंदीग्राम के संग्राम का विश्लेषण, और आज हम 5 राज्यों के संग्राम का भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले नंदीग्राम के संग्राम का विश्लेषण। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जीते तो कद बढ़ेगा, साख का सवाल है। मजबूत घेराबंदी, डेरा जमाना पड़ा। ममता बनर्जी पिछले 3 दिनों में, यानी चुनाव के आखिरी दूसरे राउंड के आखिरी 3 दिन, बीजेपी का जो प्लान था उसमें कामयाब रही बीजेपी। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम तक सिमट गई हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। पूरा हाईकमान शुभेंदु अधिकारी के साथ है, यानी अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी तक शुभेंदु अधिकारी के साथ है। अकेले मैदान में है, यह एक उनके लिए मजबूत फैक्टर साबित हो सकता है कि कहीं ना कहीं आ सकता है कि यह अकेली महिला लड़ाई लड़ रही है। लगातार काम किया है शुभेंदु अधिकारी ने, यह ग्राउंड वर्कर है शुभेंदु अधिकारी। ऐसा माना जाता है कि ममता बनर्जी की जो साख है, जो टीएमसी का उदय है, वो शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार की वजह से वहां पे हुआ है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी को ग्राउंड वर्कर कहा जाता है, जमीनी कार्यकर्ता कहा जाता है। इसलिए उनका भारतीय जनता पार्टी में आके इस सीट पर चुनाव लड़ना बड़ी चुनौती है। इसलिए ममता बनर्जी को वहां डेरा जमाना पड़ रहा है। वो दूसरे राउंड की किसी सीट को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझ रही, वो नंदीग्राम को समझ रही है। याद रखिए, नई दिल्ली सीट पे स्वर्गीय शीला दीक्षित थी और अरविंद केजरीवाल ने वही रणनीति बनाई थी और अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में शीला दीक्षित को हरा दिया था। उसके बाद शीला दीक्षित के पॉलिटिकल करियर का पटाक्षेप हो गया था। क्या वही सिचुएशन इस समय ममता बनर्जी के सामने है? यह सोचने वाली बात है। इसलिए ममता बनर्जी इतनी ताबड़तोड़ मेहनत कर रही हैं। जय श्री राम पर जोर है शुभेंदु अधिकारी का। ममता ने खतरे को भांपा है, उन्हें समझ में आ रहा है कि जय श्री राम का नारा बहुत जोर पकड़ा है बंगाल के अंदर और नंदीग्राम में भी, इसलिए वो चंडी पाठ, दुर्गा पाठ सब कर रही हैं। महिला का सुरक्षा मुद्दा है और अब ममता बनर्जी कह रही है, देखिए यूपी बिहार, और ममता बनर्जी शायद भूल गई, वो तैश में बोल रही थी, इतना उन्होंने राजस्थान का भी नाम ले लिया। राजस्थान में हालांकि बीजेपी की सरकार ही नहीं है, वहां पे कांग्रेस लेड सरकार है जिसके सीएम अशोक गहलोत है। मैं बढ़ता हूं आगे। नंदीग्राम का एक्स फैक्टर क्या है? हिंदू वोटर यहां पर जो है वो करीब करीब कुल वोटर तो 2.5 लाख है, लेकिन जो हिंदू वोटर है वो करीब करीब 1.9 लाख है। ये बड़ी बात है। मुस्लिम वोटर करीब करीब 62,000 है। ऐसा माना जा रहा है कि ये 62,000 की एन ब्लॉक वोटिंग भी अगर होती है, एन ब्लॉक से मेरा तात्पर्य है कि 50,000 से ऊपर वोट अगर ममता बनर्जी को चले जाता है तो शुभेंदु अधिकारी को दिक्कत हो सकती है। अगर ये वोट 40,000 के नीचे पड़ता है, 40-42,000, 45,000 के अराउंड पड़ता है, फिर क्योंकि ऐसा टीएमसी के वहां पर कार्यकर्ता भी कहते हैं और जो पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर्स जिसे हम कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित जिसे हम कहते हैं, वो भी यही कहते हैं, वो बंगाल के लिए भी कहते हैं कि ममता बनर्जी की लड़ाई तो 30% से शुरू होगी। ये बड़ी बात है। लेकिन 5 राज्यों में किसकी साख दांव पर है? पुडुचेरी केरल में राहुल गांधी की साख दांव पर है। राहुल गांधी खुद कैंप करके बैठे हुए हैं केरल के अंदर। उन्हें लग रहा है कि केरल में वो अपनी सरकार बना ले जाएंगे। वहां पे अगर लेफ्ट का किला ढह जाएगा तो कुछ दिखाने के लिए होगा, कुछ बताने के लिए होगा। अगली सीट, अगला तमिलनाडु। यहां पर स्टालिन को बहुत कुछ प्रूव करना है। हालांकि एआईडीएम के 10 साल से सत्ता में है, एनडीए का पार्टनर भी है एआईडीएम के, यानी बीजेपी और एआईडीएम के मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन स्थिति डीएमके की मजबूत बताई जा रही है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, इनकी साख बहुत हद तक दांव पर है और क्या कुछ सीएम पद को लेकर भी बदलाव होगा। सर्बानंद सोनोवाल, उनकी साख दांव पर है। ये 2 चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जेपी नड्डा इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल, इनकी साख दांव पर है क्योंकि इस बार अगर वहां पर बदरुद्दीन अजमल और राहुल गांधी मिलाकर सरकार नहीं बना पाते तो फिर कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी का पटाक्षेप होगा वहां पर। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सबसे बड़ा चुनाव है बंगाल का और बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की आन बान और शान दांव पर है और दूसरी तरफ है देश के गृह मंत्री अमित शाह। यानी ये कुल मिलाकर लड़ाई अमित शाह वर्सेस ममता बनर्जी की बंगाल के अंदर मानी जा रही है।
जैसा पॉलिटिकल पंडित कहते हैं। लेकिन आज हम आपको 5 राज्यों के चुनावों का ये संपूर्ण विश्लेषण दिखा रहे हैं। ये देश में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस देश में चुनाव अगर आज की तारीख में आप रणनीति की राह से देखें तो बंगाल का हो रहा है। जिस तरह की बीजेपी अपने बूथ मैनेजमेंट की बात कर रही है, उसी तरह से टीएमसी बात कर रही है। टीएमसी के कई पॉलिटिकल पंडितों का मानता है कि 30% वोट बैंक के साथ ममता बनर्जी की स्थिति अंत में मजबूत हो जाएगी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब वहां पे टेबल टर्न हो रहे हैं और बीजेपी की स्थिति भी बराबर के साथ मजबूत हो रही है। यह देखने वाली बात होगी। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है, आइए आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, बीजेपी के प्रवक्ता, असम में ये खुद कैंप करके बैठे हुए हैं, बीजेपी के मीडिया को वहां पे लीड कर रहे हैं। मेरे साथ तौसीफ खान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सुब्राष्ट्रा है इस चर्चा के अंदर, और मेरे साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। उनका भी अभिनंदन है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले सुब्राष्ट्रा, इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर दो। आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली मिल रही है। सुब्राष्ट्रा, ये 5 राज्यों का चुनाव महत्वपूर्ण है। हमने एक एक करके बताया किस किस की साख दांव पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये महत्वपूर्ण चुनाव है। लेकिन सबसे ज्यादा जोर बंगाल पर क्यों है? इसलिए है आमिश जी क्योंकि बंगाल एक ऐसा गढ़ है जहां पे आज वैचारिकी की लड़ाई है और वहां पर विकास का मुद्दा बिल्कुल गौण हो चुका है। ये बात ममता बनर्जी के पिछले जितने भी साल उन्होंने शासन किया है उस शासन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज बंगाल के ऊपर जब बात होती है तो राजनीतिक हिंसा के बियॉन्ड पॉलिटिकल पार्टीज तो बात नहीं ही कर पाती हैं, विश्लेषक भी बात करने से कतराते हैं। आप ही के शो में मुझे लगता है आमिर जी, मैंने कई बार ये प्रश्न टीएमसी के प्रवक्ताओं से पूछा हो, नंदीग्राम के 5 गांव वो गिनवा दें जिन गांवों को आदर्श माना जा सके और जिन गांवों के आधार पे भारत के गांव की संरचना की जा सके। नंदीग्राम एक जीता जागता उदाहरण है ममता बनर्जी के फेल्ड विकास के मॉडल का। जनता नंदीग्राम की वैचारिकी को भूली नहीं है, वहां पे किस किस तरीके से कौन कौन सी ताकतों ने विकास होने से रोका था, और उसके बाद ये जब आई ममता बनर्जी उसके बाद उन्होंने नंदीग्राम का क्या हाल कर दिया। कोलकाता से नंदीग्राम का सफर आमिश जी, मैं आप तो एंकर है और एंकर बनने के पहले आपने इतना ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि आप कोलकाता से, हम तो पिछले 4 दिन में भी बंगाल में ही थे और वहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। जी, मैं आपको चुनौती दे रही हूँ आमिश जी कि आप कोलकाता से नंदीग्राम बिना रोड की समस्या लिए पहुंच के दिखाइए मुझे। ये एक ऐसा मॉडल है जिस पे बात होनी चाहिए आमिश। और अंतिम बात, जिस महिला वोटर की आप बात कर रहे थे वो महिला वोटर शोभा मजुमदार का चेहरा नहीं भूलेगी। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आपने अपने वक्तव्य के दौरान उल्लेख किया शुवेंदु अधिकारी जी का नाम लिया आपने। देखिए ये बात बिल्कुल सच है कि कोई नया लीडर जब आता है बीजेपी जैसी पार्टी में, कार्डर बेस्ड जो पार्टी है, कुछ ना कुछ समस्याएं वहां पे आएंगी। कार्डर के साथ अपने आप को कितना आत्मसात कर पाते हैं वो लीडर, ये सारी बातें जनता तय करेगी आमिश जी। लेकिन मैं एक उदाहरण आपको असम से देना चाहती हूँ जिनका नाम आपने लिया, हिमंत बिस्व शर्मा। 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से आने के बाद इस तरीके से दिया कि आज वो मिसाल है नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो ये कितना शुवेंदु अधिकारी जी अपने आप को पार्टी के कार्डर के साथ अलाइन कर पाए हैं ये देखना बाकी है। लेकिन प्रदेश की जो जनता है वो ममता बनर्जी के काले कारनामों को देख चुकी है। और अभी कितना भी चंडी पाठ कर लें, इन्होंने उस महिला के साथ जो किया और मां का अपमान जो किया है शोभा मजुमदार का, उसके लिए मां दुर्गा और मां चंडी ममता बनर्जी को माफ नहीं करेंगे। मानस जायसवाल, क्या बीजेपी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में ममता बनर्जी फंस गई हैं क्योंकि उन्हें नंदीग्राम पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है? हालांकि 4 राज्यों में चुनाव है, एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है, लेकिन बंगाल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण हो गया। किस तरह से ममता बनर्जी को बताना पड़ रहा है कि देखिए मैं तो हिंदू हूं, मैं यहीं की बेटी हूं, और शोभा मजुमदार सेकेंड राउंड से ठीक पहले भारी पड़ गई है आपके ऊपर? सर सभी को मेरा नमस्कार और जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं उनको मेरा नमस्कार और पूरे देश को नमस्कार। कल होली रहा है, हमारी शुभेच्छा सभी को है। बहरहाल सर, जो दीदी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, आज आपको पता होना चाहिए कि वो एक एमएलए का इलेक्शन लड़ रही हैं, वो अभी व्हील चेयर पे है और वो घर घर जाके डोर टू डोर अपना वोट मांग रही हैं। ये सिद्ध करता है कि आप मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जनता ही जनार्दन है और वो जनता का सेवा कर रही है, जनता से अपने आने वाले समय के लिए बात मांग रही है। 100% थी। हमारी संवेदना उनके पूरे परिवार के साथ है। हमने पुलिस को बोला है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आज हमारे होम मिनिस्टर हैं जिनके पंजों में सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन है। हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी ये घिनौना काम किया है उनको अरेस्ट किया जाए और उनके साथ कार्रवाई हो।
हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, हम सच हैं। आज सर हर जगह हम लोग, कोई भी घटना हो, कोई दुर्घटना हो, हम सच होए सामने की तरह सामने जाके सर उसका सुधारण करते हैं सर। हर कार्य का निवारण किया है सर हमने, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। जो गलत है वो गलत है, हमारी नेत्री ने हमको सिखाया है अगर कुछ गलत हो रहा है आप आवाज उठाएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ जब इलेक्शन हो, हम इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं कि आप लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग 80, 85, 90% तक आके वोट दें। हम तो चाहते हैं, हम दुखी हैं कि 80% ही वोट हुआ पिछले चरण में। हम चाहते हैं 80-85% जब यहाँ होता है वहां हो। और सर इलेक्शन कमीशन कुछ कर नहीं रही है, दिखाया गया है सर बहुत सारे लोकल चैनल में, बता दूं सर आपको, बहुत सारे लोकल चैनलों में दिखाया गया है कि सीआरपीएफ घुसने नहीं दे रही है, प्रत्याशियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे हमारे। पर अभी तो खबर आई है अशोक डिंडा जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है उन पे अटैक हो रहा है। देखिए आसाम में भी चुनाव हो रहा है, केरल में भी। एक सेकंड मानव, देखिए मानव जायसवाल नॉन स्टॉप बोलेंगे तो फायदा नहीं है। मैं गौरव भाटिया को, बीजेपी के प्रवक्ता को लेकर आ रहा हूं चर्चा में। एक सेकंड देखिए, हम सिर्फ यह बंगाल के चुनाव की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम 4 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसकी हम चर्चा करें। देखिए आसाम में भी चुनाव है, उसमें भी वोटिंग है। आप देखिए केरल में भी चुनाव हो रहा है, आप देखिए तमिलनाडु में भी चुनाव हो रहा है। लेकिन जिस तरह की राजनीतिक हिंसा हमें बंगाल में देखने को मिल रही है, अभी कुछ देर पहले, मैं आपको अभी का इंसिडेंट बता रहा हूं, अशोक डिंडा के काफिले पर हमला हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर कैंडिडेट है। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? और आप शोभा मुजुमदार की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि शोभा मुजुमदार का बेटा अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा देखिए ये तो पता नहीं कैसे हो गया? ऐसा क्यों? आज देश के प्रधानमंत्री ने केरल में इससे बोला है, आज देश के प्रधानमंत्री ने इस विषय पर केरल से बोला है जब वो ई श्रीधरन साहब के लिए प्रचार करने के लिए गए थे। सर मैं बोल रहा हूं, मैं तो यही बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं? क्या कर रही है इलेक्शन कमीशन, क्या कर रही है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तुरंत पकड़े सर। वो अपने हमारे कैंडिडेट को वो सुरक्षित नहीं रखना चाहते सर। गौरव डिंडा गर्व है हमारे सर, ऐसा नहीं है, हम लोग गर्वित हैं उनके अशोक डिंडा के प्रति। गौरव डिंडा नहीं, अशोक डिंडा की बात कर रहा हूं सर, अशोक डिंडा की बात कर रहा हूं सर मैं। वो गर्व है हमारे, हम गौरव है हमारे। तो गर्व है तो उनके तो काफिले पे हमला हो गया सर। हम निंदनीय है सर, निंदनीय किसने? मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि डिंडा के काफिले पर जो हमला हुआ, पकड़ा जाइए सर, पकड़ना चाहिए उनको, पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ठीक है। चाहिए। गौरव भाटिया, हम तो बोल रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। सर इलेक्शन कमीशन के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? उनको लोकल पुलिसिंग के साथ समन्वय नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के साथ प्रॉब्लम है, लोकल पुलिस के साथ उनका समन्वय नहीं है। इलेक्शन कमीशन पूरे देश में चुनाव करा रहा है, केरल में तो उनका समन्वय है, तमिलनाडु में तो उनका समन्वय है, पुडुचेरी में उनका समन्वय है, असम में उनका समन्वय है, लेकिन बंगाल में लोकल पुलिस के साथ समन्वय नहीं है। गौरव भाटिया, इलेक्शन कमीशन का समन्वय नहीं है। आप तो आसाम में हैं, आप तो आसाम में थे या हैं, क्या वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं? अमीश जी, देखिए आपने बहुत ही अच्छा आकलन किया। 4 प्रदेश और 1 यूनियन टेरिटरी में जो चुनाव चल रहे हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है असम में अब की बार 100 पार, पश्चिम बंगाल में अब की बार 200 पार। कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जिसने पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण ही नहीं समझा है। उनकी अध्यक्षा युवराज, एक बहन, वो गई नहीं है पश्चिम बंगाल। लेकिन क्या खूबसूरती है भारतीय जनता पार्टी की, मैं आपको बताता हूं। आज तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में प्रधानमंत्री जी थे, आम जनता से संपर्क साध रहे थे। पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी थे, असम में जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे। क्या दर्शाता है कि आम जनता के साथ बातचीत हो रही है और इसीलिए विश्वास जीता जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां हैं जिनको संकोच होता है कि वो अपनी गद्दी से कैसे उतरेंगी। पहले पश्चिम बंगाल में आते हैं, क्योंकि बात हुई है शोभा मुजुमदार जी की, तो बहुत ही दर्दनाक है, पीड़ाजनक है कि जो पार्टी कहती है मां माटी मानुष, वहां पे 85 का आरोप है कि महिला को केंद्रीय बल आ गए हैं, वो हमारे कैंडिडेट्स को अब दिक्कत कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यही बात बोली टीएमसी के प्रवक्ता ने यहाँ पर। मैं उस यही ममता दीदी ने थोड़ी देर पहले बात बोली है, लिखा हुआ एक इंटरव्यू में। मैं उस पे भी आऊंगा। बोला सीआरपीएफ आ गई है, सब काबू में कर लिया गया है। मैं बोल रहा हूँ। और इन्होंने तो आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन का कोऑर्डिनेशन नहीं है लोकल पुलिस के साथ। हाँ, मैं उस पे भी आऊंगा। इलेक्शन कमीशन, ईवीएम,
सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस तीनों पे अभी बताता हूँ, सर, 90 90 क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात खंडित हो पाए रही गए है। हैं सर, खराब पाए गए थे। प्लीज चुप करा 34 को चेंज हुआ है। शांत करा लीजिए, शांत कर। मानव जी मानव की तरह रहें, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वरना ममता दी होती तो कहती दैत्य हैं ये, मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शोभा मजुमदार जी जिस तरह से शब्दावली का चयन नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज अमीर जी, देखिए दैत्य बोला था ममता गरिमा रखिए सर, अमीर जी की शो की गरिमा है, उसको तो रखिए। शांति रखिए, शांति रखेंगे सर। शब्दावली अरे को टूटी टांग वाले प्रवक्ता क्यों? अमीर जी, मैं अपनी बारी में क्या बोलने का हक भी नहीं रखता। नहीं, बिल्कुल बोलिए गौरव, आप बोलिए, एक एक करके शांति से अपनी बात को रखा जाए। ये वो प्रदेश है, हाँ, शोभा मजुमदार जी किस तरह से उन्हें पीटा गया हम सब ने देखा, उनकी मृत्यु हो गई, हमने श्रद्धांजलि दी। ममता बनर्जी ने क्या कहा, क्या जो गुनहगार हैं वो जेल की सलाखों के पीछे गए, और पश्चिम बंगाल में अटेम्प्ट टू रेप में दूसरे नंबर में है देश में, एसिड अटैक में पहले नंबर पे है। और जो बात आपने कही, ममता बनर्जी कह रही थी गोल पर गोल नहीं होने दूंगी, मैं गोलकीपर हूं। आज गोल पर गोल हो रहा है, टूटी टांग वाला गोलकीपर गोल बचा नहीं पा रहा है, बल्कि गोल पोस्ट के साथ दौड़ रहा है। कभी कहता है ईवीएम ठीक नहीं है, बटन दबाओ भाजपा को वोट चला जाता है। अरे पूरी जनता भाजपा को लिए वोट कर रही है, आप कैसे रोकेंगे? पैरामिलिट्री फोर्सेस, देश के नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं जब वो उपस्थित होती है। ममता बनर्जी को डर लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गई हैं। और इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है, इलेक्शन कमीशन बदनाम हुआ ममता दी तेरे लिए, इलेक्शन कमीशन बदनाम हुआ ममता दी तेरे लिए। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो प्रदेश के सीईओ हैं इलेक्शन कमीशन, वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कोविड के समय में भी, और ये लोग नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, केवल और केवल बुराई करना, बेबुनियाद आरोप लगाना, यही इनका चरित्र है। और तीसरी बात मैं एक और कह दूं, देखिए बीजेपी जो है वो सेट कर रही है कि एजेंडा क्या होगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, या दक्षिण भारत के राज्य हों। और ममता बनर्जी लेकिन आप गौरव अब मेरे लेकिन मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। आप जो बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जिस पर अटैक हुआ, जिसकी मौत हो गई, क्या आप उनकी लाश पर राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी का झंडा लिपटा हुआ था उस महिला के ऊपर, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर। आपके लिए मौत के राजनीति का बहाना है या आप पे आरोप लग रहा है? अमीश देवगन जी, मैं आपको बता दूं, कोई कार्यकर्ता अगर होता है और वो कर्तव्य परायण होता है, निष्ठावान होता है, तो किसी पार्टी का झंडा अगर डालते हैं पार्थिव शरीर में तो ये गर्व की बात होती है। बेटे की इच्छा रही तो झंडा लगा, लेकिन प्रश्न तो उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने ये हालत कर दी कि 85 वर्षीय महिला के प्रश्न पूछा गया, चले गए, उनसे प्रश्न पूछा गया। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे है, क्या आपके लिए राजनीतिक सीढ़ी है वो बुजुर्ग महिला? मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी ने 130 जाबाज जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारी पार्टी के लिए निष्ठावान थे, उनकी कुर्बानी दी है। और जब 2 मई ममता गई होगा ना, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो आप देखिएगा यही सच्ची श्रद्धांजलि 130 कार्यकर्ताओं को होगी। और ये कोई लाशों पे जो राजनीति होती है, ये राजनीति प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी करते हैं, हम असूलों की राजनीति। शोभा मजुमदार की लाश पर क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है? यही ममता बनर्जी का आरोप है, यही टीएमसी का आरोप है कि शोभा मजुमदार की लाश पर आप अपनी सरकार बनाएंगे बंगाल के अंदर। यह आपका राजनीतिक शिष्टाचार है गौरव? अमीर जी, अगर किसी की जान इसलिए चली गई कि टीएमसी के गुंडों ने पीटा और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो उसके लिए किस पे आरोप लगेंगे? सरकार पे लगेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी पे तो नहीं लगेंगे। किसी को श्रद्धांजलि देना गलत नहीं हो सकता। उनके बेटे और उनके परिवार के साथ हमारे वरिष्ठ नेता खड़े रहे हैं, अमित शाह जी खड़े रहे हैं। क्या ये अच्छी एक प्रथा नहीं है कि किसी का दुख बांट सके? और यहां पे हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो दिल्ली में दंगा करवाते हैं, असम में बदरुद्दीन अजमल के साथ हैं, दुर्गंध फैला रहे हैं, जो ये बताते हैं कि बदरुद्दीन अजमल असम की पहचान है और भूपेन हजारिका जी नहीं है, गोपीनाथ बोरदोले जी नहीं है। वो हमें बताएंगे कि राजनीति कैसे होगी? जिनके पास आदर्श नहीं, नेता नहीं, नीति नहीं, वो हमें बताएंगे राजनीति कैसे होगी। ठीक है, मैं सीधा रुख करता हूं, मैं रिएक्शन ले लेता हूं तौसीफ खान से। तौसीफ खान,
क्या आपको लगता है कि बंगाल के अंदर शोभा मजुमदार की जो निर्मम हत्या की गई, यानी उन्हें पीटा गया, वो 1 महीना अस्पताल में रही, उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया, और दूसरे राउंड से पहले क्या वाकई भारी पड़ रहा है ये ममता दीदी पर और पूरी टीएमसी के ऊपर? नहीं, ये भारी पड़ रहा है बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कैमरा में कहा है कि वो बहुत संतुष्ट है इलेक्शन कमीशन के काम से। 2 दिन 3 दिन पहले का ये बयान है उनका, जब फर्स्ट फेज का इलेक्शन कंप्लीट हुआ। पर शोभा मजुमदार को मारा किसने? पर शोभा मजुमदार को मारा किसने? ऐसी हिंसा असम में तो देखने को नहीं मिली, ऐसी में हिंसा केरल में तो देखने को नहीं मिली, तमिलनाडु में तो देखने को नहीं मिली, पौंडीचेरी में तो देखने को नहीं मिली, बंगाल में क्यों? अशोक डुंडा के काफिले पर हमला हुआ, अभी शॉर्ट्स में दिखा रहा था, ऐसा क्यों? पहली बात शोभा मजुमदार बीजेपी की मेंबर नहीं है, उनका बेटा मेंबर है। आज देश का प्रधानमंत्री बोले हैं उनका बेटा मेंबर है, उनका बेटा मेंबर है। उस विचारधारा से अगर वो आते हैं तो उनकी मां को मार दिया जाएगा। पुलिस का बयान आया, ये राजनीति का कौन सा दौर है, कौन सा शिष्टाचार है टीएमसी का? पुलिस का तो बयान आया था कि ये राजनीति इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, ये इनका आपस का कुछ मामला है। उनका एक और रिश्तेदार है ने कहा था, ये सारे बयान है रिकॉर्ड में। अगर पुलिस से शिकायत है पिछले 1 महीने से मॉडल और अशोक डिंडा की काफिले पर हमला क्यों? इलेक्शन कमीशन के मुट्ठी में है पुलिस। आप कहते हैं कि आप बहुत संतुष्ट है इलेक्शन कमीशन से। तृणमूल तो हमेशा कंप्लेन कर रही है, तृणमूल कह रही है कि ईवीएम मैल फंक्शनिंग हो रहा है, ये सेंट्रल फोर्सेस जो है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वोटर को, कि जाके बीजेपी को वोट दो। तृणमूल कह रही है कि तृणमूल के लड़के लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। तृणमूल तो शिकायत कर रही है, बीजेपी क्यों नहीं शिकायत कर रही? जब गौरव भाटिया जवाब शिकायत है, पुलिस से अगर बीजेपी को शिकायत है तो वो जाकर के इलेक्शन कमीशन से शिकायत करे। वो तो इलेक्शन कमीशन को, ठीक है, अब आप गौरव भाटिया को बोलिए। ये माजरा ऐसा है कि बंगाल में नंदीग्राम में प्रचार के लिए बाहर से लोग लाते हैं, लोग लाते हैं प्रचार में मदद करने के लिए। नंदीग्राम के लोगों पे भरोसा नहीं है क्या? नंदीग्राम के लोग क्या बीजेपी को वोट देने वाले नहीं है? बंगाल की जो जनता है उसमें 50% महिला जो है वो ममता बनर्जी को वोट देने वाली है। 50% 50% के ऊपर सारा वोट जो है उसका लड़ाई है। अब कुछ वोटरों को भी, तौसीफ जी, कुछ वोटरों को भी तय करने दो कि सब कुछ आप ही तय कर दोगे कि 50% महिलाओं का वोट तो मिल जाएगा इधर। कुछ वोटरों को भी तय करने दो, वो कहां वोट डालेंगे, कहां वोट नहीं डालेंगे। कुछ वोटरों को भी तय करने दो, कुछ उनके भी हवाले छोड़ दो। आप तो पूरा बाइफिकेशन बता रहे हो, 50% महिलाएं वोट डाल देंगी। जैसे आप एक टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और आप अपनी नेता को बता रहे थे कि 50% तो वोट वहां से आ जाएगा, 25% वो हो जाएगा, तो 75% तो आपका फिक्स है, बाकी 25% की लड़ाई है सारी। नहीं, ये एक आपने तो पूरा बाइफिकेशन कर दिया। ओके ठीक है, अच्छा तौसीफ ममता बनर्जी को महिला के नाम पे वोट दिया जाएगा। ममता बनर्जी पे हमला हुआ, ममता बनर्जी व्हीलचेयर पे है। जवाब देंगे गौरव भाटिया। ममता बनर्जी को जाएगा। ठीक है गौरव भाटिया जवाब। देखिए, ममता बनर्जी पे ऐसा हमला हुआ कि जब उनसे पूछा गया, बाद में उन्होंने ही पलटी मारी और कहा कि हमला नहीं था, भीड़ आ गई, मुझे धक्का लगा और उसके बाद चोट लग गई। और आज तो एकदम से आप देखिए क्या हो गया। अमीर जी वो खड़ी हो गई थी, आज प्लास्टर 1 दिन में कटा, आज तो वो खड़ी हो गई। ये तो चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार हो रहा है आजकल, चमत्कार कर रही है ममता दीदी। और दूसरी बात, नंदीग्राम में बाहरी कौन है आप बताइए? नंदीग्राम में अगर इनका बाहरी का तर्क मान ले तो नंदीग्राम में तो बाहरी ममता बनर्जी है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं, भारत में, भारत की भूमि में कोई बाहरी नहीं हो सकता। बाहरी है तो रोहिंग्या वाले हैं, जिनको आप अपना भाई बना के अपने ऑफिस में बैठा के किताबें पढ़ाते हैं। उनको किताबें मत पढ़ाइए, खुद पढ़िए और जानिए कि बाहरी लोगों को बाहर भेजना है। और तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो खून बहाया जाता है ये टीएमसी के गुंडे करते हैं। 130 हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया। और चुनाव का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई मुख्यमंत्री है तो लॉ एंड ऑर्डर। बड़ी खबर मैं आपको लेटेस्ट विजुअल दिखा रहा हूं। बंगाल में जो कि
शोभा मजुमदार के साथ हुआ। उसके बाद एक कैंडल लाइट मार्च हो रहा है। आप देख सकते हैं शोभा मजुमदार के समर्थन में आम लोग सड़कों पे उतरे हैं, ऐसी खबर आ रही है। ये विजुअल्स इस समय ताजा हमें दिखाई दे रहे हैं, बंगाल की सड़कों से ये विजुअल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं शोभा मजुमदार के चेहरे के पोस्टर के साथ सीधा लोग सड़कों पर हैं और जस्टिस की बात कर रहे हैं। शोभा मजुमदार 85 साल की वृद्ध औरत जिनको पीटा गया, जिनको मारा गया। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने यह सब कुछ करा क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता था। 85 साल की वृद्ध महिला के ऊपर को मारा गया और उसके बाद उनका 1 महीने वो अस्पताल में रही, लगभग 1 महीने, और उसके बाद उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। उसका पटाक्षेप दूसरे राउंड से पहले निश्चित तौर पर क्या टीएमसी पे भारी पड़ रहा है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई है सहरा शाह हलीम भी। सहरा शाह हलीम, रक्त रंजिश, अभी कुछ देर पहले अशोक डिंडा के काफिले पे हमला, इससे पहले शोभा मजुमदार को जिस तरह से पीटा गया और वो अब इस दुनिया में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि बंगाल के अंदर ये रक्त रंजिश खत्म होनी चाहिए और हमें आना चाहिए। 4 राज्यों में चुनाव है, आप भी जानती है, एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है, लेकिन रक्त रंजिश उस तरह की नहीं है। ऐसा क्यों बंगाल? देखिए, सबसे पहले बात है, शोभा मजुमदार जी बंगाल की माँ थी, बंगाल की बेटी थी। तो अगर ये हिंसा हुई है उनके साथ तो इस बात का हम शोक मनाते हैं और हम इस बात को एकदम जो है ये हम लोग इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि इस तरह का हादसा हुआ है बंगाल में। तो सबसे पहले ये है कि बंगाल जो है बुद्धिजीवी यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो किसी तरह का भी अपमान किसी स्त्री के प्रति, किसी नारी के प्रति नहीं सहेंगे, चाहे वो कोई बुजुर्ग महिला हो, चाहे वो कोई जवान महिला हो। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए अगर हुई है तो, और हम इस बात की जो है कड़ी निंदा करते हैं। और एक और बार मैं ये कह रही हूँ कि बंगाल का एक इतिहास रहा है, एक छोटा पंचायत इलेक्शन हो या लोकसभा इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन, कुछ इस तरह का डर का माहौल और थोड़ा वायलेंस का माहौल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की कब से रहा है आप बताइए ना? ये तो लेफ्ट की सरकार थी तब तो था, अब तो टीएमसी की सरकार है, तब भी देखने को मिल रहा है। नजर रखें कि अगर कंप्लेंट आ रही है कि रिगिंग हो रही है या कुछ ईवीएम मैल फंक्शनिंग है या कुछ लोग नहीं, देखिए मैं कह रही हूँ ना, एक इतिहास रहा है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो या सेंटर हो या जो भी हो, एक इतिहास रहा है और इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो मैं कोई सरकार ही नहीं रही उधर, वहां सरकार रही लेफ्ट की 35 साल, 10 साल से दीदी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। मतदान कर सके और कोई भी हिंसा की घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी फेज हो। अभी तो फेज 1 हुआ है और फेज 2 अभी बहुत। बोलिए शहरा जी। अरे भाई देखिए, जो अभी हम देख रहे हैं सांप्रदायिकता का जो शासन और इस तरह की हवा जो बन रही है, तो वो राइट विंग की जो सरकार है वो ही करा रही है। जो भाजपा के जो लोग हैं वो यहाँ पे जो कम्युनल एक एटमॉस्फेयर फैला रहे हैं, लोगों में झगड़ा करा रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि दंगे फसाद हो और हम लोग इलेक्शन जीतें। तो इस तरह का जो वातावरण है, बंगाल के लोग एक बहुत ही एक कड़ा जवाब देने वाले हैं इस इलेक्शन में, और जो भी जितना भी फैसिस्ट जो ताकतें हैं उनको ये लोग एकदम नकारेंगे। अभी देखा है कि मैं आपके ऑडियो को दोबारा कनेक्ट करता हूँ, आपके ऑडियो को दोबारा कनेक्ट करता हूँ। आपको ऑडियो लेट आ रहा है, मैं इसको आप तक जल्दी पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। कोई टेक्निकल ग्लिच है, इसको हम समस्या को इसका समाधान करते हैं। लेकिन बीजेपी का शासन तो असम में भी है, बीजेपी का शासन तो देश के कई भागों में है, केंद्र में भी है। लेकिन मैं रुक करता हूं शुभराष्ट्र का। शुभराष्ट्र 50 सेकेंड, क्विक रिप्लाई। बीजेपी के लोग आमिश जी धर्मों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, मैं भाजपा की कॉम्युनल एजेंडा चल रहा है। भाजपा की तरफ से बात गौरव जी करेंगे, मैं मूल मुद्दे पे बात कर रही हूँ। नहीं, क्या राइट विंग अपना कॉम्युनल नैरेटिव सेट कर रहा है, यह आरोप है। मुझे नहीं लगता, जब सुज़ैट जॉर्डन का जब रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, और सुज़ैट जॉर्डन, मुझे लगता है उन्होंने मीडिया में एक मिसाल कायम की, सामने से आकर के बात की थी। ममता बनर्जी का रिस्पांस तब भी आपको मालूम था आमिश जी, मुझे लगता है तब भी आप एंकर थे, आपको याद है ना ममता बनर्जी ने कैसे डिसमिस किया था। आज की जो घटना हुई है बंगाल में, जहां पे आज शोभा मजुमदार के साथ जो भी कुकृत्य हुआ, इसको लेकर के सीपीएम के लोग कह सकते हैं कि हम कंडेम करते हैं, कंडेमनेशन की बात नहीं है। सीपीएम के कितने काडर वाले लोग निकले हुए सड़क पर शोभा मजुमदार के लिए मांगने न्याय। अरे छोटे सुज़ैट जॉर्डन के लिए कितने लोग निकले थे, सीपीएम के ही लीडर थे ना, उनके पति भी, कितने लोग निकले थे उस समय। ये जो लफाजी है, और इस लफाजी को जो लेजीनेस है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जो एक व्यसन है इन लोगों का, इसको छुपाने के लिए ये लोग फाशिज्म जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर फाशिस्ट सरकार होती ना आमिश जी, तो आप और हम यहाँ पर बैठकर बात नहीं कर रहे होते, हम अंदर होते। कई बार मैं ऐसी बातें बोलती हूँ जो कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी लाइन की नहीं होती है, तो मुझे अंदर कर देते ये लोग अगर फाशिस्ट होते तो। शायरा सालीम आती नहीं टेलीविजन पे, तौसीफ दिखते नहीं आपको, दीपाली बसक, लोग भूलेंगे नहीं जब ममता बनर्जी ने शपथ ली थी ना कि राइटर्स बिल्डिंग में मैं घुसूंगी नहीं जब तक बसक को न्याय नहीं मिलेगा, और जनता भूल गई है इस चीज को। लेकिन उनको याद दिलाना जरूरी है कि आज दीपाली बसक आज बंगाल की राजनीति में एक फुटनोट बनकर रह गई है, और ममता बनर्जी ने वही काम किया है जो महिषासुर करता है, महिषासुर करता आया है। आज ममता बनर्जी महिषासुर ही है, महिषासुर मर्दिनी ये बंगाल की जनता है, और इस बार खेला खूब अच्छे से हो गए, लोग भूलेंगे नहीं। टीएमसी के लोगों ने जिस तरीके से रेप थ्रेट भरी महफिल में रेप थ्रेट दिया था, आपको याद होगा वो। ओके मानस, आपको याद होगा वो भी मंजर आमिर जी, मैं इमोशनल हूं, मुझे बोलने दीजिए। रैली में खुलेआम टीएमसी के नेता, नाम मैं भूल रही हूं अभी, चेक कीजिए और बताइए, मैं फैक्ट चेक होने को तैयार हूं। खुलेआम भाषण धमकी दी थी, और ममता बनर्जी ने क्या कहा था, क्या करूं मैं, मार दूं उसे, जान मार दूं मैं उसे। ये वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने स्त्री के शरीर को के ऊपर राजनीति की है, और आज अपने आप को महिला लीडर बताया। मानव जायसवाल जवाब, इनको मानव जायसवाल रिस्पॉन्ड टू दिस। अमीश जी, आपके शो की बहुत सारी गरिमाएं हैं, ये महिषासुर और ये रावण वामन का जो बात ये लोग बोलते हैं, तो इनको बोले अपनी शब्दावली को इंप्रूव करके आए। जहां तक बात है सर, जो दंगा की बात है, दीदी ने हमारी तीन चार इश्यूज पूछे हैं, मेरी मैंने आपके सामने नहीं बोला है। सुभाषा जी थोड़ा संयम रखिए, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए सुनने की, अरे क्षमता रखिए सुनने की। मैडम, नेत्रियों का सम्मान करना आता है, संस्कारित है, क्षमता रखिए सुनने की। मैं हाथ जोड़ करके आपको निवेदन कर रहा हूँ, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए, थोड़ी क्षमता रखिए, उनके खिलाफ थोड़ी क्षमता रखिए। अमित जी, नहीं है। अच्छा, एक करके सब अपनी बात को रखें। प्रदेश की हर एक महिला जिसको अपने आप में देवी का सत्व लगता होगा, वो ममता बनर्जी को जवाब देगी। इनको ज्ञान नहीं है, इनको बंगाल का ज्ञान नहीं है। सुभाषा जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, 2 मिनट मुझे भी सुन ले। लायक नहीं बचे अब, ये हाथ जोड़, अरे मुझे सुन ले। आप यहाँ पर बात करेंगे, मुद्दे पे बात कीजिए। मुद्दे पे ही बात करूंगा, और मुझे शौक नहीं है आपसे तू-तड़ा करने की, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्षमता नहीं है आपसे तू-तड़ा करने की। सुज़ैट जॉर्डन, अब मैं बात कर लेता हूँ। मेन अक्यूज जो केस था उसमें कादर खान, उसको आपने विधायक बनाया। नुसरत जहां जो तब उनकी गर्लफ्रेंड थी, आज वो आपके यहाँ सांसद बनकर के बैठी हुई हैं। आप क्या बताएंगे हम लोगों को टेलीविजन पर, महिलाओं की इज्जत किस तरीके से करती है? क्या बोलना क्या चाहती है? मुद्दे की बात करेंगे क्या? अगर मैंने गलत बोला, अच्छा एक सेकंड, लेट्स शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा का मंत्र है हमारा। नहीं बनाया, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा का मंत्र है, तो आपसे हमें सीखने की जरूरत नहीं है। और हम लोगों ने कहीं हर जगह, हमारी नेत्री ने मंच से बोला है कि हम चाहते नहीं है, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिस तरीके से। अच्छा शुभराष्ट्र, आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। लेट मानव जायसवाल रिस्पॉन्ड। शुभराष्ट्र, आपने अपनी बात को रखा, लेट मानव जायसवाल रिस्पॉन्ड। मानव बोले, 30 सेकंड मानव जायसवाल। Give me your question quick. बोले मानव, Give me your question. आप अपनी बात को रखिए, जो शुभराष्ट्र ने बोली उस पर रिस्पॉन्ड करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी
जो बात शहनाशाह हलीम ने करी, फासिस्ट बात कर रही है। देखिए सर, चंडी बात क्या है फिर? फासिस्ट बात कर रही है कि नहीं कर रही है मुझे पता नहीं, लेकिन दिल्ली में दंगे होते हैं, भाजपा चुप रहते हैं। वहां देखा गया है कि कुछ एक लोग हैं जो पुलिस के ड्रेस पे घूमते हैं और लोगों को पीटते हैं। यूपी में अब सीए के बाद होता है, बीजेपी चुप रहती है। वो कौन सी सरकार चला रही है सर? कौन से देश की सरकार चला रही है? क्या वो एक समुदाय की सरकार चला रही है? सर मैं भी हिंदू हूँ और मैं गर्वित हूँ कि हमने लोगों को समझ में लेकर आगे बढ़ा है। और सर दूसरी बात मैं बता देता हूँ, वो बंगाल में भी यही चाहते हैं, लेकिन बंगालीज काफी इंटेलिजेंट है और हम बुद्धिजीवी हैं। हम जो आज देखते हैं इंडिया अगले दिन या 10 दिन बाद देखती है, और हमको पता है कि बीजेपी किस तरीके से अपने कुशासन को लाना चाहती है हमारे प्रांत में। आपने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है, और जिस आपने बोला कि बीजेपी के एक समुदाय की सरकार चला रही है। गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। गौरव भाटिया उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली में अपना काम करते हैं, असम में इस समय मीडिया का प्रभार देख रहे हैं। आइए सुनते गौरव भाटिया, बताइए। देखिए, 2-3 बातों पे पहले आप ही की बात पे आ जाते हैं। सांप्रदायिक पार्टी है, ये सब कहते हैं। आज इनसे सवाल पूछिएगा, जब मैं अपनी बात रख दूं, कि ये जो शेख आलम है, टीएमसी के नेता हैं, इन्होंने अमीश देवगन जी कहा कि अगर 30% मुसलमान एकजुट हो जाए तो भारत में 4 पाकिस्तान बना देंगे। क्या किया ममता बनर्जी ने? ये सांप्रदायिक भी है और साथ साथ देश विरोधी भी है, और यही इनकी मानसिकता है। और हमें कहने वाले फासिस्ट, मैं आज कहूंगा न्यूज़ 18 पे, हमारे लिए तो हर धर्म विशेष के लोग वोट करते हैं, लेकिन सोचिए 70% हिंदू अगर एक हो गया, अगर सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एक हो गया, तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपारी खाते रहोगे आप, ये बात समझ लो। और किसने कहा था कि मुसलमान दूध देने वाली गाय है और उनकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी? कितना दूध निकालोगी भाई, थकती नहीं हो क्या? अरे मुसलमान इंसान है, हमारे भाई हैं, उनको धर्म के चश्मे में से देखना बंद करिए। और जिस तरह से एक पैनलिस्ट ने यहाँ पे हिंसा को जस्टिफाई किया, सही ठहराया कि पश्चिम बंगाल आम बात है, वहां तो लोग मरते हैं, 130 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए गए, तो क्या हो गया? वो तो मुसलमान नहीं थे ना, इंसान थोड़ी ना थे वो, उनका मरना ठीक है। यही सोच जो है ये भयानक है। और यहां से अगर आप असम चले जाएं, देखिए कांग्रेस भी एक पार्टी है, पैनलिस्ट और स्पोक्सपर्सन नहीं भेजा, वहां बदरुद्दीन अजमल के साथ है, पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के साथ है, केरल में इस्लामिक फ्रंट के साथ है। ये सांप्रदायिकता नहीं है इनके लिए। हिंदुओं को गाली दो, उनकी चमड़ी उधेड़ो। अगर इशरत जहान हनुमान चालीसा पढ़ ले तो वो महिला नहीं रहती अमीर जी। उसके साथ टीएमसी के गुंडे हिंसा करे, उसके बच्चों को डराए, तो ठीक है, ये पद निरपेक्षता है। शहनाशाह हलीम, द सेकुलरिज्म इज वन साइडेड। बीजेपी का यह आरोप है कि सेकुलरिज्म को वन साइडेड है। तुष्टीकरण आप करेंगे तो दूसरी तरफ उफान मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली। यही हमने उत्तर प्रदेश में देखा, यही हमने देश में देखा, और यही इस समय बंगाल में देखने को मिल रहा है। शहनाशाह, रिस्पॉन्ड टू गौरव भाटिया। शहनाशाह हलीम, शेख आलम पे पूछे अभी जी। मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ अमित जी, ये इस तरह का लगता है कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है, कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम है। तौसीफ खान वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस। तौसीफ खान, जवाब। ये बीजेपी से ऐसा ही होगा। देखिए मैं बताता हूँ, बीजेपी से ये शेख आलम पे उत्तर देना है, एक्सपेक्टेड वेक्टर मत बताइए। ये अंग्रेजी नहीं, हिंदी का कार्यक्रम है, बताइए जल्दी से। चलिए, शेख आलम ने कहा 4 पाकिस्तान बना देंगे, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? ममता दीदी समर्थन करती है, ये बताइए। कि आपने अरे इधर उधर की बात मत करिए, बहुत है, सब रोज आप पढ़ाते रहते हैं। मुद्दे पे कोई सवाल अगर रोहिंग्या को वापस भेजा तो गृह युद्ध हो जाएगा, एनआरसी लागू किया तो गृह युद्ध हो जाएगा। शेख आलम ने कहा इसकी हैसियत है कि 4 पाकिस्तान बनाएगी, वो अपना अदानी और अंबानी का खजाना भर रहे करते हैं। हिम्मत हो तो अगर भारतीय की तरफ बोलना है तो बोलो, गलत है कि सही है? केवल एक सवाल है। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है नंदी बैक, आप देख रहे हैं आर पार। इस समय की बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने कहा है कि हाँ, मैंने बीजेपी कार्यकर्ता से बात करी थी। ऑडियो टेप पर ममता बनर्जी ने सफाई दी है
कहा कि किसी से वोट मांगना गलत नहीं है, कैंडिडेट के तौर पे मैंने बात करी थी। ये ऑडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसको कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाया भी था। मुझे बात करने का हक है, ये भी कहा है। अमित मालवीय कह रहे थे कि पहले टीएमसी डिनाई कर रही थी और अब एक्सेप्ट कर रही है। सह प्रभारी हैं अमित मालवीय अब बंगाल के इस समय। उन्होंने ये भी कुछ देर पहले ट्वीट करा है अमित मालवीय ने। ये इस समय की बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख कर लेता हूं। मेरे साथ गौरव भाटिया भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सहरा शाह हलीम भी है, मेरे साथ तौसीफ खान भी है, मेरे साथ शुभराष्ट्रा भी है। मैं सबसे पहले जायसवाल साहब आपकी बात आता हूं इस दौर के अंदर, और बिल्कुल 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले तो आप हर चीज को डिनाई कर रहे थे, देखिए कोई ऑडियो नहीं है ऐसा, ये फर्जी ऑडियो ने बना रखा है। अब तो आपकी नेता खुद मान रही है ऐसा ऑडियो है, और आप कहते हैं देश में डर का माहौल है, देश में डर का माहौल है। लेकिन ये दुकान क्यों बंद हो जाती है डर के माहौल वाली बंगाल आते आते? बंगाल में कार्यकर्ताओं को किसी भी पार्टी के अगर मारा जाए, पीटा जाए, तो क्या सही है? सर, हिंसा कहीं भी सही नहीं है सर। और जहां तक ये बात है स्टेट के बारे में, दीदी ने उस दिन भी बोला था, और सर हम लोगों ने बोला था कि एक नेत्री, एक मुख्यमंत्री जिनसे उन्होंने बात की थी वो आज बीजेपी में है, लेकिन वो कल टीएमसी में थे। और उन्होंने उस स्टेट में सर आप सुने होंगे कि उन्होंने बोला है कि सर हम राजनीति में दीदी को देख के ही आए हैं, और कुछ भ्रमित हो गए हैं, कुछ लोग भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित इसलिए हुए हैं, चलिए ठीक है, वो भ्रमित हो गए हैं। आपको ऑडियो भी, वीडियो भी थोड़ा भ्रमित हो गया, इस समय नहीं आ रहा। गौरव भाटिया। देखिए अमित जी, ऐसा है, अभी तक तो टीएमसी के जितने वरिष्ठ नेता थे वो कह रहे थे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ममता बनर्जी ने तो बात ही नहीं करी। अब जब पकड़ी गई, जैसे बिल्ली दूध पीते पकड़ी जाए तो दिख जाता है दूध उसके मुंह पे लगा हुआ, वैसे ही ममता बनर्जी तो मान लिया उन्होंने बात करी। और ये क्यों है? क्योंकि पहले उन्होंने अपनी सीट बदली भवानीपुर से नंदीग्राम, अब वो बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं से बात कर रही है, प्रलोभन से, डराना। और मैं इतना ही कहूंगा, 2 मई दीदी गई और जय श्री राम का नारा उनके मुंह से ना निकलवाया तो आप बोलिएगा, जय श्री राम का नारा भी लगाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बस समय इतना ही है, लेकिन आज का निष्कर्ष मैं जरूर देना चाहता हूं और बड़ा महत्वपूर्ण है। इस देश में पिछले 7 साल के अंदर एक तबका आया है जो कहता है कि इस देश में डर का माहौल है, लेकिन बंगाल में ये लोग क्यों चुप हो जाते हैं? बंगाल में जब हिंसा होती है, आखिर ऐसा क्यों होता है? जरूर सोचना चाहिए, और अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश में डर का माहौल है, लेकिन बंगाल में डर के माहौल पर वो क्या कहना चाहते हैं, जहां असल में लोकतंत्र में जो पार्टिसिपेट करते हैं जनता जनार्दन, उनकी जान अगर खतरे में है तो सब लोगों के झोले खाली क्यों हो जाते हैं? उस विषय के ऊपर जरूर इसका जवाब देना चाहिए।